Hello students, my name is Prashant Singh and now we are going to discuss about the purchasing procedure under Diploma Second Year DSBM Drug Storage and Business Management syllabus. Okay, so what is procedure for purchasing? Uh, Again, for purchasing हमको कब खरीदारी करनी है, क्या खरीदारी करनी है? तो ड्रग स्टोर मैनेजमेंट में हमको परचेजिंग प्रोसीजर का देखना है। उसमें क्या करते हैं, पहले पहले करते हैं परचेज रिक्वायरमेंट्स के लिए उसको परचेज रिक्विजिशन करते हैं कि हमारे रिक्वायरमेंट क्या क्या है। मीन्स उसमें परचेज रिक्विजिशन में आपको रिक्वायरमेंट देनी है कि आपको क्या क्या चीज चाहिए। चाहिए मीन्स आपको स्टॉक ऑफ आर्टिकल्स मिनिमम कितना होना चाहिए, कितना है, वो सारी चीज देखना होगा। फिर क्या करना है, स्टोर इंचार्ज से आप उसमें एप्लीकेशन देते हैं, इंडिकेटेड टाइप्स, क्वालिटी ऑफ आइटम्स, क्या क्या चाहिए, सारी चीज आपको डिनोट करनी पड़ेगी, उसमें मेंशन करना पड़ेगा आपके रिक्वेशन में। देन सेकंड क्या आता है, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर। आपको जो सप्लाई चाहिए, मतलब आपको जो प्रॉपर आइटम चाहिए, वो किसके थ्रू, कौन से सप्लायर के थ्रू आना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर करते हैं। सप्लायर्स के लिए फिर आपको लिस्ट ऑफ सप्लायर्स चाहिए। ठीक है, इनवाइट कोटेशन। अब सप्लायर के पास आप कोटेशन भेजते हैं कि हमको ये चीज की लिस्ट चाहिए और वो सारी चीज आपको मंगानी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि आपने सप्लायर को कोटेशन भेजा कि हमारे ये 10 सामान है, इस 10 सामान के लिए अब क्या करेंगे, आपने 10 लोगों को भेज दिया कि हाँ ये लिस्ट है, ये इसमें से आपको फिर वो अपना कोटेशन इनवाइट करते हैं। तो क्या करेंगे, वो अपने अपने जो भी सप्लायर को आपने भेजा है वो आपको अपना रेट लिस्ट बताएंगे कि आपको इतना सामान हमारे यहाँ से इतना। सपोज कीजिए आपने 5 लोगों को भेजा, 5 लोगों को आपने कोटेशन भेजा कि हमको मीन्स अपना रिक्वायरमेंट भेजा कि हमको ये सामान चाहिए, आप कितने में दे सकते हैं। तो 5 लोग में मान लीजिए आपका कोई 10 सामान था, 10 सामान आपका पड़ा, तो एक कहा 700 में मिलेगा, एक कहा 650 में मिलेगा, एक कहा उसमें कि हम 500 में दे देंगे, एक कहा कि मेरा 690 लगेगा है। इस तरह से आपका रेट है। तो उसमें आपको क्या करना है, आपकी उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी से डिस्क्राइब है, किस कंपनी का, किस ब्रांड का हमको क्या चाहिए। फिर क्या हुआ, आपके पास जो कोटेशन आया उसमें से आपको डिसाइड करना है कौन सा आपका कोटेशन लोएस्ट रेट का है। बिकॉज क्या है कि वहाँ क्वालिटी आपकी है, क्वालिटी तो आपने जो लिख के दिया कि हमको फलाने कंपनी का फलाने क्वालिटी का चाहिए, फलाने स्ट्रेंथ का चाहिए, वो सेम चीज आ गई। अब नेक्स्ट क्या आता है इसमें कि उसमें जो भी लोएस्ट रेट का देगा, जो सेम क्वालिटी का सेम क्वांटिटी में आपको जो भी लोएस्ट रेट देगा वो आपका कोटेशन सेलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका प्लेसिंग द ऑर्डर। अब क्या करते हैं इसमें, स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर है, सप्लाई ऑर्डर, डिटेल्स ऑफ आइटम्स, ये आपको करने रहते हैं। फिर क्या करेंगे, क्वांटिटी एंड प्राइस आपके सब सारी चीज होंगे। 5 to 6 कॉपीज ऑफ ऑर्डर जाएगा, 2 टू दी सप्लायर, 2 कॉपी सप्लायर को, 1 टू दी स्टोर इंचार्ज, 1 कॉपी स्टोर इंचार्ज को जाएगा, और 1 टू दी अकाउंट डिपार्टमेंट। ये एक एक अकाउंट है, मतलब आपकी 5 से 6 कॉपीज ऑर्डर कर रहे हैं और कॉपीज ऑफ ऑर्डर बना रहे हैं, 2 कॉपी सप्लायर को जा रहा है, 1 कॉपी स्टोर इंचार्ज को जा रहा है, 1 कॉपी अकाउंट डिपार्टमेंट जा रहा है, और 1 परचेज मैनेजर के पास रहता है कि हमने क्या ऑर्डर किया, उसके पास एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, फिर करते हैं रिसीविंग एंड चेकिंग ऑफ मटेरियल। अब आपके पास में आपने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर देने के बाद फिर अब आपके पास सामान वापस आ रहा है, जो ऑर्डर किए थे वो आपके पास आएगा, तो उसको आप रिसीव करेंगे है। इंस्पेक्शन मीन रिसीव और चेक करना है। क्या चेक करना है कि आपने जो ऑर्डर दिया था सेम ऑर्डर आया है कि नहीं, सेम क्वांटिटी आया है कि नहीं। सेम वैसे ही जैसे आप सामान दुकान से लेके आते हो है, तो आप मिलाते हैं ना कि पर्ची में से कि हमने 10 चीज लगाया था, साबुन तेल नमक सब लगाया था, हम लोग साबुन है कि नहीं, नमक है कि नहीं, तेल है कि नहीं, ऐसा हम लोग करते हैं ना। सेम वैसे ही आपका रिसीविंग करते हैं जब कोई सामान, अब वहां पे आपने ज्यादा आइटम लिया था है? आपने मान ली 10 आइटम, 10 तरह के आइटम को, आपकी क्वांटिटी ज्यादा थी, एक तरह का आइटम आपको एक गत्ता चाहिए था, गत्ते मिलते हैं। अगर नंबर आप करेंगे तो आपको 100 पीस चाहिए, 200 पीस चाहिए, इस तरह से करके आपने 10 आइटम करके अगर आपको हो जाए तो आपको 1000 सामान मंगाया है। अब 1000 सामान आपको टैली करना जरूरी है, पता चला कि उसमें 90 मीन्स अगर आप मान लीजिए टैली नहीं किए
1000 सामान, आपने टोटल 10 नंबर ऑफ आइटम्स 10 थे, क्वांटिटी उसकी ज्यादा थी। अब क्या हुआ, उसमें अगर कुछ कम रहेगा, मान लीजिए एक में 100 के बजाय 90 दिया है, 10 आपका कम हो गया। एक बार आपने रख लिया, आपने फिर हो सकता हो कि आपका कैलकुलेशन एरर आ जाए कि भाई आपने लिया है कहाँ गया। इसलिए पहले रिसीविंग के पहले ही उसको आप ले लेते हैं, ठीक है। रिसीविंग इंस्पेक्टेड फॉर क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है। क्वालिटी क्वांटिटी चेक करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे उसका। रिसीव करने के बाद गुड्स गुड्स कंपेयर्ड विथ चालान फॉर्म ऑफ इनवॉइस और बिल। अब जो भी आपका जो चालान आया है, जो आपने दिया था, वो सबसे टैली करने के बाद कि वॉट एवर वी हैव ऑर्डर्ड सेम थिंग हैज वी आर गोइंग टू रिसीव, हर चीज टैली करके कंफर्म करके देन आप उसको रीडिंग चेकिंग आपकी पूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है चेकिंग ऑफ इनवॉइस बिल। अब इनवॉइस बिल में क्या होता है, इफ गुड्स आर received in satisfactory condition, invoice or bill is checked before it is approved for payment। अब क्या कि अगर आपको कोई चीज रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद आपका इनवॉइस बिल क्रॉस चेक होती है कि मीन्स वो अकाउंट सेक्शन से भी अप्रूव होना चाहिए, हर जगह से अप्रूव होगा कि जो रिसीव किया उसने अप्रूव किया कि हाँ वी हैव रिसीव्ड द सेम क्वालिटी एंड क्वांटिटी। उसके बाद फिर स्टोर के पास आएगा कि स्टोर हैज रिसीव्ड, हर चीज पूरा जैसे जैसे आपने जहां जहां बिलिंग आपने जो 5 से 6 कॉपी बना के हर जगह डिस्ट्रीब्यूट की थी, हर डिपार्टमेंट से अप्रूव होके आता है। देन उसको फाइनल पेमेंट करना रहता है बिफोर पेमेंट फ्रॉम अकाउंट, ठीक है। अकाउंट से पेमेंट होने के पहले हर चीज उसका क्लियर होता है। देन आपका क्या आता है, अगला सेक्शन क्या आता है उसमें, रिकॉर्डिंग ऑफ बिल इन बुक्स। अब पेमेंट करने के बाद जो भी गुड्स आया था उसकी पेमेंट की बिल का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो बिल्स आर सेंट टू द अकाउंट सेक्शन वेयर द बिल्स आर entered into the accounts books, ठीक है। अब आपका ये एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, खर्चे को आपने अकाउंट सेक्शन भेज दिया कि हमने इतने का परचेज किया, ये इसका बिल है, इसको आप अपने पास एक्सपेंडिचर्स में ऐड कर लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, रिलीजिंग दी पेमेंट्स टू दी सप्लायर। अब अकाउंट सेक्शन से अप्रूवल, अब क्या था, पहले पेमेंट का अप्रूवल हो गया और अकाउंट सेक्शन को बिल पहुंच गया। अब वहां अकाउंट सेक्शन से अब पेमेंट रिलीज होगा सप्लायर को, ठीक है। अकाउंटिंग इज टू टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ द मींस अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन थे कि हमने क्रॉस चेक कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद से फिर आपको अब सप्लायर को पेमेंट करना है। पेमेंट क्या होगा, उसको रिलीज करते हैं, रिलीज बाय द अकाउंट सेक्शन टू द सप्लायर। अब वो हर चीज चेक होने के बाद में फिर वो सारी चीजें लेके जाएगा अकाउंट सेक्शन से, वो अपना रिसीविंग कर लेगा कि हाँ आई हैव रिसीव्ड दिस मच अमाउंट, जो भी आपका परचेज था, उसके बाद आपको सप्लायर को पैसा मिल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, मेथड्स ऑफ परचेजिंग, कैसे खरीदना है। तो पहला क्या मेथड है उसमें, बाय इंस्पेक्शन, ओल्डेस्ट मेथड है। इंस्पेक्शन मतलब आप देखोगे कि हाँ, जैसे देखते हैं सब्जी लेने जाते हैं, देखते हैं कौन सा बढ़िया सब्जी, कौन सा मीन्स अच्छा सब्जी है, सड़ा ना हो, जैसे फल लेना हो तो जो भी आप जैसे चेक करते हैं कि बढ़िया दिखना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, खराब ना हो, वही सच रहे वो। दिस इज दी ओल्डेस्ट मेथड, सबसे पुराना तरीका है कि इंस्पेक्शन करके, मतलब आप देख दाख के और ठोक बजा के जो लेने का तरीका है वो ओल्डेस्ट मेथड, थ्रू चेकिंग ऑन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है। हर चीज देख दाख के तब लेने का। दूसरा क्या है, बाई सैंपल, रैंडम सैंपल एग्जामिन। अब क्या है कि सैंपल लेते हैं कि हाँ, जैसे कोई कुछ भी मंगाते हैं ना, करते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए गेहूं खरीदना है, तो बोल दिया कि हाँ आपके यहाँ का जरा सैंपल दे जाओ, कैसा है, कैसा है, मतलब वो एक मुट्ठी गेहूं निकाल के दिखाता है कि हाँ देखिए ये बोरे का गेहूं ऐसा है, इस बोरे का चावल ऐसा है। तो क्या है, रैंडम सैंपल लेते हैं। दवा में भी ऐसे होता है कि जब इंस्पेक्शन होता है दवा का डीआई के द्वारा, तो क्या रैंडम सैंपल उठा लेते हैं। वो ऐसा नहीं है कि यहाँ रखा है इसी से लेना है, वो थ्रू आउट कहीं से भी उठा के उसको फॉर इवेल्युएशन या फिर क्रॉस चेकिंग के लिए वो भेज देते हैं कि एग्जामिन करके बताइए व्हाट इज द डिटेल ऑफ दिस, मींस व्हाटएवर लेबल क्लेम इज देयर और नॉट। लेबल क्लेम टेस्ट पास करता है कि नहीं, उसके लिए सैंपल भी भेजते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, आप सैंपलिंग लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दवा का आपको ज्यादातर क्या होता है कि कोई नया जब कंपनी कोई लॉन्च करता है तो उसकी सैंपल्स लोग मंगवाते हैं, ठीक है अगर चला तो देंगे, नहीं चला तो मैं आपको वापस कर दूंगा।
तो ये सब ज्यादातर में क्या होता है, क्रेडिट पे मिल जाता है कि मीन्स आपको पेमेंट नहीं करना है, बेचने के बाद करना है। तो इफ यू हैव मीन्स अगर आपका पहला इनिशियल स्टेज का है, मतलब आप अभी स्टार्टअप वाले हो, तो आपको इस तरह के सैंपल्स आपको मिल सकते हैं, क्योंकि कोई आपकी तरह ही कोई नया इन्वेस्टमेंट वाला भी होगा कि जो होलसेल या फिर कोई कंपनी लॉन्च कर रहा है, तो वो अपने सैंपल्स मार्केट में दिलाते हैं कि भाई जिनको प्रॉफिट उसमें ज्यादा मिलना है, सब इस तरह का चीज है। खैर, नेक्स्ट आपका आता है बाई डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन कैटलॉग और प्राइस लिस्ट ऑफ सप्लायर। अब वो कुछ कैटलॉग सब अपना डेवलप करके देते हैं सप्लायर्स की, हमारे यहाँ फलाने चीज का रेट इतना है, फलाने चीज का इतना है, फलाने चीज का इतना है, तो आपको उससे आपको वहाँ का मीन्स एक तरह से आपका डिस्प्लेड कोटेशन है उनका कि हमारे यहाँ से खरीदनी तो इतने में मिलेगा। ठीक है। अब उसमें वो क्या करते हैं, कैटलॉग वगैरह कह देते हैं कि आपका अगर बल्क बढ़ रहा है, मीन्स आपके नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ रहे हैं, तो वो राउंड ऑफ करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देते हैं। मीन्स एक होता है जनरल डिस्काउंट, होता है स्पेशल डिस्काउंट आफ्टर दिस मच, जैसा होता है कि 2000, 4000, 5000, 10,000 रुपए के ऊपर खरीदारी करेंगे तो आपको ऑर्डर देंगे तो उसके ऊपर आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा उस तरफ से। ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका बाय ग्रेड। वो कौन सा, आईएसआई मार्क का है, इंडियन फार्माकोपिया का है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है का, यूएसपी का है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, बाय मेंशनिंग ग्रेड। ठीक है। ये अलग अलग किस मेथड को फॉलो करके बना है, ठीक है, किस फॉर्मुलेशन कौन से मेथड से बना है, इंडियन फार्माकोपिया से या ब्रिटिश फार्माकोपिया से, यूएसपी से, उसके अकॉर्डिंग भी ग्रेडिंग होती है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है मेथड ऑफ परचेजिंग में बाय इंस्पेक्शन ओल्डेस्ट मेथड। ये आपका एक फ्लो चार्ट है, सेम वही चीज है, बाय ओल्डेस्ट मेथड है इंस्पेक्शन का, inspection is the oldest method, good for thoroughly examining with regular with regards to their quality and price structure. Method is still used in wholesale and retail. ठीक है। आप घूम घूम के पूछते हो भाई ये दवा है कि नहीं, कैसे है, कौन सी है। ठीक है। फिर क्या होता है नेक्स्ट आपका सैंपल मेथड से, वेरी कॉमन मेथड है ये, सैंपल भी कॉमन मेथड, सैंपल लेके उसको चेक करते हैं, उसको अप्रूव करते हैं। अगर आपका स्मॉल स्केल है तो आप खुद अप्रूव करोगे, लार्ज स्केल बड़ा होता है तो आपको जो भी पैनलिस्ट है उसके थ्रू अप्रूव होता है सैंपल। ठीक है। बायर एग्जामिन द सैंपल एंड प्लेस द ऑर्डर फॉर द सप्लायर। अब उसमें क्या है कि आपको जो भी एग्जाम सैंपल मिला, सैंपल के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करते हो कि ये सैंपल का आपको इतना क्वांटिटी चाहिए, उस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो, आपका अपना दे सकते हो ऑर्डर। ठीक है। बाय डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि भाई हमारे यहाँ परचेज ऑफ गुड्स मेड ऑन दी बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स इन दी कैटलॉग। जो भी प्राइस लिस्ट कैटलॉग दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डर करते हो कि हाँ भाई आपके यहाँ से कितने की मिलेगा, मुझे प्राइस पता है, क्वांटिटी। जैसे आप अगर ऑनलाइन परचेजिंग करते हो तो उसमें रेट लिस्ट दिया रहता है कि इतने अमाउंट का अगर आप 10 आइटम खरीदोगे ये रेट पड़ेगा, 20 खरीदोगे ये रेट पड़ेगा, 100 खरीदोगे ये रेट पड़ेगा। ठीक है। और नेक्स्ट आपका आता है बाय ग्रेडिंग, मीन्स वो ग्रेडिंग किसके हिसाब से कि उसका कौन से वो मेथड फॉलो कर रहे हैं, आईपी के मेथड है, बीपी के मेथड, यूएसपी के मेथड, ये सारे अलग मेथड्स हैं, मीन्स फार्माकोपियाज हैं जिसको फॉलो करके कोई फॉर्मुलेशन बनाया जाता है। तो कौन से अब स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। ठीक है। एफडीए, यूएस एफडीए, आईएसओ सर्टिफिकेशन इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है। एफएसएसएआई की होती हैं। तो किसकी ग्रेडिंग है नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड वाले हैं, स्टैंडर्ड वाले हैं, वो सारी उससे पता चलती है। जीएमपी के थ्रू फॉलो हुआ है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो हुआ है कि नहीं, वो सारी चीजें क्राइटेरिया में आती हैं। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ सप्लायर। सप्लायर कैसे आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है। इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर्स, अंडरटेकिंग क्या होता है, एंड लार्ज बिजनेस हाउसेज में क्या होता है, द सप्लायर्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आइटम्स ऑफ डेली यूज आर रिसीव्ड थ्रू द सप्लायर्स हु आर इन देयर अप्रूव्ड लिस्ट। अब जैसे पुरानी संस्था जो है उनके पास में लिस्ट ऑफ सप्लायर्स पहले से है जो कि संस्था द्वारा अप्रूव्ड है कि इनके यहाँ से पहले भी आ चुका है, इनके यहाँ का हर चीज ऑथेंटिक है, दे आर सर्टिफाइड सप्लायर्स। मीन्स उन्होंने पहले से बिजनेस किया, उनके साथ में सप्लाई किया है, और देयर सर्विसेज हैज बीन अप्रूव्ड कि हाँ भाई इनका सप्लाई जो भी आता है दे आर ऑथेंटिक, क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाइज दे आर ऑलरेडी प्री अप्रूव्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है उसमें, प्रिपेयर अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सप्लायर्स,
क्वेश्चनरीज इज सेंड टू वेरियस सप्लायर्स। अब क्या है कि अप्रूव्ड लिस्ट की मान लीजिए उसमें किसी का रेट हाई जा रहा था, उसको रिमूव कर दिया, लेकिन अपडेटेड जो अप्रूव्ड लिस्ट है, जो कि गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग, बिजनेस हाउसेज, लार्ज बिजनेस हाउसेज की जो भी क्वालिटी या जो भी क्राइटेरिया है उनको फिलफिल करते हैं, तो वो उनके अप्रूव्ड लिस्ट में रहते हैं। ठीक है, अब वो अप्रूव्ड लिस्ट को क्या करेंगे, वो जो भी उनका अप्रूव्ड लिस्ट है उसमें वो सेंड करेंगे कि ये हमारा अपनी क्वेरीज जो भी है, क्वेश्चनियर्स है, वो उनको सेंड करेंगे सप्लायर्स को। आफ्टर रिसीविंग दिस क्वेरीज द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सप्लायर्स इज प्रिपेयर्ड। इसके बाद आफ्टर रिसीविंग दिस क्वेश्चनियर द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सप्लायर्स इज प्रिपेयर्ड। अब क्या है कि जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, और फिर क्या करते हैं, द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी जनरली टेकन इन कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग अप्रूव्ड लिस्ट। क्या क्या चीजें पॉइंट्स हैं जो कि आपको प्रिपेयर कर मींस व्हाइल प्रिपेयरिंग अप्रूव्ड लिस्ट आपको क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। तो पहला उसमें रेपुटेशन ऑफ द सप्लायर्स इन द मार्केट, मींस मार्केट में जो भी सप्लायर है उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द सप्लायर, मींस उसकी फाइनेंशियल कंडीशन एकदम दिवालिया घोषित तो नहीं है कि हमको कुछ भी बेच के और किसी तरह काम चला जाता है। तो पहला क्या है उसमें, रेपुटेशन कैसा है मार्केट में, उसकी मार्केट वैल्यू है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है सप्लायर की, मैंने आपको देने के बाद ऐसा ना हो कि फिर अगला दे ही ना पाए। हो सकता है कि आप तत्काल पैसा ना दे पाओ, कुछ दिन बाद दो, तो उतना दिन सर्वाइव कर सकता है कि नहीं, वो भी देखना है। पता चला कि उसके बाद रोज दरवाजे पे ही खड़ा है, आपने कहा कि आपको 10 दिन टाइम लगेगा सारा प्रोसीजर करने में, तो 10 दिन में सर पे खड़ा होकर घूमेगा। तो उस तरह का क्या फाइनेंशियल कंडीशन, क्या है उसकी, फाइनेंशियली साउंड है कि नहीं, इज ही एलिजिबल टू वर्क विथ मी और नॉट। जो भी हमारी कंडीशंस हैं, जो भी हमारी क्राइटेरिया हैं, जो भी हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको फॉलो कर सकते हैं कि नहीं, वो सारी चीजें फाइनेंशियल कंडीशन से पता चल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी ऑफ द सप्लायर। अब आपको ऑर्डर देना है किसी सप्लायर को, तो उसकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो कैसी है। मतलब आपको ऑर्डर दिया 1 लाख, 1 लाख नहीं कर सकता है, तो ऐसे सप्लायर को देखिए क्या करेंगे, जिसकी कैपेसिटी 10,000 है उसको आप 1 लाख दोगे, नहीं कर पाएगा। तो आपको सप्लायर की कैपेसिटी कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है, वो चीजें आपको पता करनी पड़ेगी। मीन्स उसको देना पड़ेगा कि एट अ टाइम आप कितना ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, वो खुद ही अपना फीडबैक देगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इसमें कैपेबिलिटी ऑफ द सप्लायर टू सप्लाई एट अ शॉर्ट नोटिस। मतलब आपको मान लीजिए कम समय में चाहिए, आपको कम समय में चाहिए, आप नहीं कर पाओगे, तो यू आर नॉट अ प्रॉपर सप्लायर। मतलब अगर हमको मान लीजिए इमरजेंसी में चाहिए, जैसे अभी आपका ऑक्सीजन घट गया था या रेमडेसिविर घट गया था, तो ये क्या है कि आपको टाइम पे सप्लाई कौन दे सकता है वो देखना पड़ता है। जो भी कंपनी टाइम पे सप्लाई दे सकती है वो अप्रूव्ड लिस्ट में रहेगी कि हाँ हमें जरूरत है तो ये दे सकते हैं। शॉर्ट नोटिस पे कम से कम, मतलब हमको 2 दिन में चाहिए, 4 दिन में चाहिए, ऐसे कोई सप्लाई कर सकता है, 15 दिन में चाहिए कर सकता है। तो जिस तरह का आपका बिजनेस है, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, उसके हिसाब से आप अपना लिस्ट बनाओगे, तो उसमें ये कंसिडर करना पड़ेगा कि शॉर्ट नोटिस पे कौन सा दे सकता है? ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है उसमें आफ्टर सेल सर्विसेज फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर। आफ्टर सेल सर्विसेज फैसिलिटी कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं सप्लायर्स, वो भी देखना है। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पेमेंट, मीन्स जो आपके टर्म्स एंड कंडीशन है, जो आपकी कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग वो चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, वो भी देखना है। कि वो पता चला कि वो कह नहीं हमको तो एडवांस पैसा चाहिए तभी हम काम करेंगे, आपकी कंडीशन नहीं है, मैं पहले रिसीव करूंगा तब मैं पेमेंट करूंगा, तो वो सारी चीजें देखनी है कि वो जो भी सप्लायर है वो अकॉर्डिंग टू माई कंडीशन, रूल रेगुलेशन या टर्म्स कंडीशन से चलेगा या फिर नहीं चल पाएगा। वो हमारे साथ नहीं चल पाएगा तो बेकार है उससे बात करना कि हमसे कोई बिजनेस, मेरे साथ कोई बिजनेस कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें आता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब क्रेडिट इंफॉर्मेशन क्या होता है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन होता है क्रेडिट मीन्स through which the items can be brought or sold without making cash payment। ठीक है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन में क्रेडिट क्या होती है, through which the items can be brought or sold without making cash payment। बिना कैश पेमेंट किए आप
कोई सामान लेते हैं या सेल करते हैं बिना कैश पेमेंट के, वो किस में आएगा? क्रेडिट पे आएगा। अब किस पे क्या कहता है? whenever any sale deed in is is done between बायर एंड सेलर। अब क्या इसमें? सेल डीड, सेल का डीड कर रहे हैं, सेल इन डीड, सेल डीड कर रहे हैं इन इज डन बिटवीन बायर एंड सेलर, खरीदार और विक्रेता, मीन्स क्रेता और विक्रेता दोनों के बीच में अगर कोई करार हो रहा है, द आइटम्स ऑफ पेमेंट इज ऑल्सो फाइनलाइज्ड इन। अब इसमें कहते हैं कि जो आइटम आपकी सेल के लिए वो भी उसमें फाइनलाइज होती है। ऑर्डर टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स एट द लास्ट स्टेज, मीन्स कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना डेवलप हो। क्रेडिट इंफॉर्मेशन में ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर क्या कहता है इसमें? द सेल ऑफ merchandise is done either on cash payment or on credit, मीन्स जो ये जो भी आपका मर्चेंट वर्क चल रहा है ये या तो कैश पे है या फिर क्रेडिट पे है। ठीक है। In pharmaceutical marketing, 45 days credit facility is provided by many manufacturers to the wholesaler। 45 दिन के अंदर में पैसा देने के लिए प्रोविजन बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी देती है। ठीक है, होलसेल बिजनेसमैन को। अब उसके बाद क्या कर रहा है? दिस फैसिलिटी इज नॉट फॉर न्यू होलसेलर इन इनिशियल स्टेज, मीन्स जो आपको क्रेडिट फैसिलिटी है, जो आपको उधार पे सामान दे रहा है, वो नए बिजनेसमैन के साथ में, नए रिटेलर से, नए होलसेलर के साथ में नहीं करते हैं। पुराने के साथ में आपका जो भी एस्टेब्लिश है उनके साथ में आपका पहले से आपको एसोसिएटेड हो, एस्टेब्लिश है आपके बिजनेस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, उनको करते हैं। अगला क्या आता है इसमें? A wholesaler usually gives 21 days credit facility to its retailers in business। अब होलसेलर रिटेलर को यूजुअली 21 दिन का टाइम देता है। ठीक है। Nowadays a substantial amount of starting involves credit, means nowadays substantial amount of trading involves credit। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए क्रेडिट इन्वॉल्व है मैक्सिमम चीजों के लिए। ठीक है, बहुत सारी चीजों के लिए आपके ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है। इसके बाद में आपका आता है इट इज एडवांटेजेस टू बोथ बायर एंड सेलर। ये क्या है? क्रेडिट फैसिलिटी बायर एंड सेलर दोनों को एडवांटेजेस है, क्योंकि ये आपके सामान को, जैसे आपका जो मैन्युफैक्चरर है, जो सप्लायर है, उसका गुड्स निकल रहा है मैन्युफैक्चर करने के बाद, और आपके पास पैसा नहीं है, आपको क्रेडिट पे सामान मिल रहा है, आपको बेचने के लिए, अपनी दुकान भरने के लिए सामान मिल रहा है। ये दोनों वाइस वर्सा आपस में दोनों को फायदेमंद होता है। When the sale is done on credit, it will certainly increase the sale, but it involves the risk of bad debt and delayed payment। अब क्या है कि सेल इज डन ऑन क्रेडिट, जब भी सेल इज डन ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे जब भी सेल होता है, इट विल सर्टेनली इंक्रीज द सेल, वो सेल इंक्रीज करता ही करता है, क्योंकि उसका पैसा फंसा है, पैसा देना है, सब लोग एक्टिवली काम करते हैं और ज्यादा से ज्यादा सेल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बट इट इन्वॉल्व्स द रिस्क ऑफ बैड डेप्थ। तो क्या है? बैड डेप्थ मतलब नुकसान होने का घाटा रहता है, नुकसान होने का चांस रहता है, और डिलेड पेमेंट मतलब देर से पैसा मिलने का, उसमें क्या है कि पैसा टाइम पे मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी श्योरिटी नहीं रहती है। ठीक है। अब इसके बाद से नेक्स्ट इसमें आता है दिस प्रॉब्लम कैन बी अवॉइडेड बाय मेनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैव एक्रीडेटेड। एक्रीड क्या किया उसमें? डिपार्टमेंट्स व्हिच इन्वेस्टिगेट द क्रेडिट
वर्थलेस ऑफ ईच प्रोविजंस कस्टमर्स। अब क्या है कि वो अलग डिपार्टमेंट बना दिए, किसी को क्रेडिट देना है, जैसे मान लीजिए आपको लोन देना है किसी को, मान लीजिए किसी बैंक को, तो पहले क्या करते हैं, आपसे पूछते हैं आपके पास क्या है लोन। मान लीजिए आपको 1 लाख का लोन लेना, तो 1 लाख के लोन के अगेंस्ट आप क्या रख सकते हैं, आपके पास मकान है कि नहीं, आपके पास जमीन है कि नहीं, आपकी नौकरी है कि नहीं, आपकी सैलरी कितनी है, वो हर चीज पता करने के बाद, आपकी परचेजिंग बाइंग कैपेसिटी देखने के बाद फिर वो लोन अप्रूव करते हैं। और अलग अलग सैलरी स्लैब के लोगों के लिए, अलग अलग प्रॉपर्टी वाले लोगों के लिए अलग अलग स्केल रहता है कि किसको कितना लोन मिल सकता है। ठीक है। अब अगला क्या पूछता है इसमें, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में बी ऑब्टेन अबाउट द बायर बिफोर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट। अब किसी भी आदमी को, किसी भी बिजनेसमैन को, किसी भी बिजनेस में बिजनेसमैन को कोई सामान देता है, गुड्स देते हैं ऑन क्रेडिट बेसिस, तो कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान देने हैं वो इसमें। तो पहला आपका द कैरेक्टर ऑफ द बायर। बायर जो खरीदार है उसका कैरेक्टर कैसा है, ऑनेस्ट, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, हैविंग रेपुटेशन इन दी रेपुटेशन फॉर फेयरनेस एंड जस्टिस, मतलब कि जेन्युइन आदमी हो खरीदार, तभी आपको करना है। फिर क्या दूसरा कह रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बायर। अब खरीदार की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, this is done to know the financial position of the buyer in order to find this capacity to pay debitors। ठीक है, तो फाइनेंशियल पोजीशन जानना भी जरूरी है बायर की, उसके हिसाब से हम उसमें उसको मतलब कोई भी उसको पैसा लगा देगी, उसके बिजनेस में पैसा लगाएगी। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। अब जो भी फर्म में आप बिजनेस करने जा रहे हैं, जिसको आप पैसा देने या जो भी सामान देने जा रहे हैं, उसका क्या है कि उसकी एसेट्स क्या क्या है, लायबिलिटीज क्या क्या है। ऐसा तो नहीं कर्ज में डूबा हुआ कंपनी है, उसके बाद हमारा सामान बंगाली होना है उसको, ये सारी चीजें देखना रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है टेंडर। टेंडर कैसे देते हैं, मतलब आपको कोई बिजनेस करना है तो आपने टेंडर निकाला, टेंडर कैसे करते हैं, टेंडर और quotation is a written offer to do a work or to provide a material at a given price within prescribed period under specified condition। ठीक है, prescribed period prescribed condition के अंदर में आपको देना रहेगा। अगला इसमें क्या आता है, इसमें आता है टाइप। टेंडर के टाइप कितने हैं, तो पहला क्या है ओपन टेंडर, फिर दूसरा लिमिटेड टेंडर, तीसरा सिंगल टेंडर, चौथा ओरल टेंडर और पांचवा ग्लोबल टेंडर। ठीक है। अब इसके बाद में इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। व्हाट इज ओपन टेंडर, ओपन टेंडर क्या है, यूज्ड व्हेन द वैल्यू ऑफ परचेज इज हाई। जब भी परचेज की वैल्यू ज्यादा रहेगी तब हम इसको यूज करेंगे। क्या चीज यूज करेंगे, ओपन टेंडर यूज करते हैं। व्हेन द वैल्यू ऑफ परचेज इज हाई, जब आपका परचेज की वैल्यू ज्यादा रहती है तो ओपन टेंडर करते हैं। फिर क्या करते हैं, व्हेन सप्लाई सोर्सेज आर नॉट नोन, जब हमको सप्लायर के बारे में नहीं पता है तब आप ओपन टेंडर करते हो, और अननोन वाले भी उसमें अप्लाई करते हैं। आपके पास पहले से कोई लिस्ट नहीं बनी है तो उसको आपको देखो। नेक्स्ट आपका आता है, these tenders are given in लीडिंग न्यूज़पेपर। ये आप जो भी कोटेशन आप देखोगे न्यूज़पेपर में आता है, गवर्नमेंट अपना मंगाती है कोटेशन कि फलानी जगह पे आपको बिल्डिंग बनाना है, फलानी जगह पे स्टेशनरी देना है, फलानी जगह पे आपको कोई कोई भी काम के लिए आपको टेंडर निकालती है। लोग कोटेशन भेजते हैं, फिर जिसका कोटेशन सबसे कम आएगा दैट विल बी अप्रूव्ड। ठीक है। कह रहा है टू गिव वाइड पब्लिसिटी एंड इज ओपन टू एनी वेंडर। ठीक है, क्या कहते हैं, लीडिंग न्यूज़पेपर में देते हैं एडवर्टाइजमेंट, इट गिव्स वाइड पब्लिसिटी, प्रचार करता है, और क्या करता है, एंड इट ओपन्स टू एनी वेंडर, सबके लिए ओपन है, कोई भी जाके इसमें आपका कर सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें, द वेंडर हैज टू डिपॉजिट एंड earnest money with the tender information and tenth number।
टेंडर नंबर डालना है उसको, इंफॉर्मेशन देना है और अर्नेस्ट मनी जो भी अर्न कर रहा हो मनी का हिसाब देना है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, द पर्पज इज फॉर फिक्सिंग एंड फाइनलाइजिंग प्राइस ऑफ मटेरियल मटेरियल्स टर्म्स एंड कंडीशन। क्या करेंगे इसमें ओपन टेंडर में, द पर्पज इज फॉर मिक्सिंग एंड फाइनलाइजिंग प्राइस। मीन्स आपका क्या पर्पज है, फिक्सिंग और फाइनेंशियल फाइनलाइजिंग प्राइस ऑफ, इसका प्राइस करेंगे प्राइस ऑफ मटेरियल्स टर्म्स एंड कंडीशंस का, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, लिमिटेड टेंडर, ठीक है। अब लिमिटेड टेंडर में क्या है, द सिस्टम इज यूज्ड ओनली इन दोज केस वेयर द वैल्यू ऑफ टेंडर इज मॉडरेट। जब भी टेंडर का वैल्यू मॉडरेट रहेगा तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, लिमिटेड टेंडर का इस्तेमाल करते हैं। The tenders are invited only from those firms which are on the approved list. लिमिटेड टेंडर को हमेशा अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट से ही टेंडर को मंगाया जाता है, ठीक है। क्या हुआ, द टेंडर आर इनवाइटेड, टेंडर्स आर इनवाइटेड ओनली फ्रॉम दोज फर्म्स व्हिच आर ऑन द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सप्लायर, ठीक है। अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सप्लायर के पास में जो है उसी से आपको कोटेशन देके मंगाना है, दिस इज कॉल्ड लिमिटेड टेंडर। अब उसके बाद अगला क्या पूछ रहा है उसमें कह रहा है एडवांटेजेस, एडवांटेज में क्या है, सप्लाईज आर वेलकम when it was when convert with the item to be supplied, ठीक है। क्या क्या आइटम सप्लाई के लिए था, जो भी आपने ऑर्डर किया सप्लाई के लिए वो सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद क्या है, द सप्लायर्स जनरली सबमिट रियलिस्टिक कोटेशन, जनरली क्या होता है, रियलिस्टिक कोटेशन ही देते हैं, बिकॉज दे आर रेगुलर सप्लायर्स ऑफ दोज आइटम्स, क्योंकि वो रेगुलर कस्टमर है इसलिए उनको पहले से पता है कि क्या कोटेशन देना है, ठीक है। अब उसमें नेक्स्ट क्या कहता है, these are less, there are less chance of any error in supplying the items of required specifications। एरर की चांसेस कम है क्योंकि वो पहले से अप्रूव्ड लिस्ट क्या है, एरर्स इन सप्लाइंग द आइटम्स ऑफ रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस। इसकी मींस आपके एरर्स आने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो अप्रूव्ड लिस्ट से ही आपको सब सिलेक्ट करना है, क्योंकि पहले से जो सप्लाई किए हैं ऑन टाइम, राइट क्वालिटी राइट क्वांटिटी, तो आपको ये पता है कि वो सप्लाई सही है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देयर आर चांसेस ऑफ प्रोग्रेसिंग रिड्यूसिंग इन फीस इन प्राइस, ठीक है। उसमें क्या है कि रेगुलर कस्टमर है आप, उसके अप्रूव्ड सप्लायर है, तो क्या बोल रहा है कि आपके प्राइस के प्रोग्रेसिंग चार्जेस ऑफ प्रोग्रेसिंग रिडक्शन इज इन प्राइस। मींस क्या होता है कि आपका प्राइस रिडक्शन के चांसेस यहाँ रहते हैं, किस केस में, लिमिटेड टेंडर के केस में, ठीक है। अब आपका अगला आता है इसमें सिंगल टेंडर, ठीक है। क्या आता है, सिंगल टेंडर। अब सिंगल टेंडर में क्या होता है, when the items to be purchased are proprietary, ठीक है। क्या होते हैं ये, proprietary के होते हैं in nature, और the order is to be repeated within a short period। मतलब आपको proprietary मतलब आपको चाहिए चाहिए वाले कंडीशन में होगा, या फिर आपको बहुत शॉर्ट नोटिस में चाहिए, विदिन 2 days, विदिन 1 day, मॉर्निंग में दे रहा शाम तक चाहिए, इस तरह का ऑर्डर अगर शॉर्ट नोटिस वाला शॉर्ट पीरियड का चाहिए, तुरंत ऑर्डर कंप्लीट करना है, तो क्या करेंगे,
आप सिंगल को पूछेंगे कि हाँ दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, पहुंचा, ठीक है, इस तरह का। द टेंडर इज सेंड ओनली टू द सिंगल सप्लायर। वो इंडिविजुअल पूछते हैं कि भाई यू कैन सेंड, ओके, ये पर्टिकुलर कोई आइटम का हो, उसमें ऐसा नहीं है कि सारे आइटम, तो पर्टिकुलर एक आइटम एक आदमी दे सकता है, ठीक है, आप भेजो, इस तरह से होता है, ठीक है। तो एक सिंगल टेंडर, सिंगल पर्सन को, सप्लायर को पूछा जाएगा, सिंगल सप्लायर वो ऑर्डर कंप्लीट करेगा विद इन मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम जो भी आपको चाहिए, ठीक है। सिंगल सप्लायर हु इज डीलिंग विथ द आइटम्स ऑफ स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन, ठीक है, स्पेसिफिक किसी एक में, ऐसा नहीं सारे आइटम्स हैं, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है इसमें, ओरल टेंडर। अब आपका इसमें अगला आता है ओरल टेंडर। इन केस ऑफ सप्लाईज, in case the supplies are of minor characters and are urgently required, ठीक है, minor characters क्या और urgently required है, ठीक है। A person or a committee is deputed to purchase the specified items from the market। अब क्या कि एक कमेटी, एक पर्सन, छोटा बड़ा से मतलब है कि मतलब उसमें अगर आपका स्मॉल स्केल का कोई बिजनेस है तो उसमें एक पर्सन अपॉइंट करते हैं कि जाओ आपको ये लेके आना है, या फिर अगर आपके पास में बड़ा बिजनेस है तो, और अ कमेटी इज डिप्यूटेड, अब दो चार लोग की कमेटी बना के जा देते कि आपको ये काम करना है, टू परचेज दी स्पेसिफाइड आइटम फ्रॉम दी मार्केट, आपको मार्केट से स्पेसिफाइड क्वांटिटी की चीज लानी है, आपको भेज देंगे, आप जाएंगे उसको लेंगे। फिर क्या होता है इसमें, आफ्टर कलेक्टिंग दी इंफॉर्मेशन regarding the price, charge and quality of production to be supplied from three to four suppliers। ये करते हैं, तीन चार सप्लायर के पास जाते हैं, जाकर उनसे पूछ लेते हैं भाई ये आइटम कितने में दोगे, क्या क्या है, प्राइस का पता कर लिए, क्वालिटी का पता कर लिए, फिर द आइटम्स आर परचेज फ्रॉम द सप्लायर विच हैज quoted the minimum price of the specified item। ओरल टेंडर क्या हुआ, ये क्या होगा, जाएंगे इन पर्सन, जाके किसी आदमी को, जैसे छोटा फर्म है तो किसी आदमी को अपॉइंट कर दिए, जाके सामान लेके आओ, बड़ा है तो वहां पे कमेटी का गठन कर दिए परचेज करने के लिए कि आपको ये सामान खरीद के लाना है। मार्केट जाओगे, मार्केट में दो चार लोग से बात करोगे सप्लायर से कि ये आइटम चाहिए, इस क्वालिटी का चाहिए, इस क्वालिटी का चाहिए, फिर क्या होगा, वो आइटम्स आपको वो चार लोग से जो सस्ता पड़ेगा, यूजुअली आप बाजार में ऐसे करते हो, कोई सामान खरीदने जाते हो, चार दुकानें पता करते हो क्या रेट है, क्या रेट है, क्या रेट है, वो चार लोग में से जो सबसे सस्ता बताएगा वो आप जाके वहां से ले लोगे, सेम आपका ओरल टेंडर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ग्लोबल टेंडर। ग्लोबल टेंडर में क्या है, जैसे अगर आप बात करें ग्लोबल टेंडर की तो रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, रॉ मटेरियल्स आपके ज्यादातर वर्ल्ड मार्केट में ज्यादातर मैक्सिमम जो सप्लायर है या वर्ल्ड सप्लायर जो कहा जाएगा कि थ्रू आउट वर्ल्ड सप्लाई करता है, मैक्सिमम चीजें चाइना से ही आती हैं, हर ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी आपका रॉ मटेरियल है उसका सप्लायर चाइना है, ठीक है, पैरास्टामोल तक चाइना से आता है इन इंडिया, ठीक है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग बल्क में खरीदते हैं, वहां से सस्ता पड़ता था इसलिए, अब कोटेशन में चाइना सबसे सस्ता कोटेशन देता है, इसलिए वहां से आता है, ठीक है। अब बाकी सप्लायर को महंगा पड़ता था, नहीं आते थे, इसलिए अभी क्या है, चाइना की ऑलमोस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में कुछ चीजों की मोनोपोली है कि उसके अलावा कोई देता नहीं है, देगा तो महंगा देगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, द टेंडर आर इनवाइटेड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के सारे कंट्रीज से मंगाया जाता है, सारे कंट्रीज के जो भी अलग अलग सप्लायर्स हैं उनसे मंगाया जाता है। दीज आर फॉर लार्ज कॉन्ट्रैक्ट, क्या है कि इनका लार्ज कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा रहेगा, फॉर सप्लाईज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज और व्हेन फॉरेन कोलैबोरेशन इज रिक्वायर्ड इन प्रोजेक्टेड इन प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अब जैसे इंडिया के बहुत सारी कंट्रीज के लिए वैक्सीन बना रहा है, इंडिया से बहुत सारी कंट्रीज में स्टूडेंट्स जाते हैं,
बिल्डिंग जैसे राजस्थान से स्टोन जाते हैं, तो क्या रहा, इंडिया भी कई ऐसा कुछ चीज मंगाता है। अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो ग्लोबल टेंडर पड़ता है, मैं थ्रू आउट वर्ल्ड से कौन चीज मुझे कहाँ से क्या चीज सस्ती पड़ेगी, तो वहां से मंगवाएंगे। अब इसमें चाहिए क्या होता है, नेम एंड डिटेल। अच्छा, इंडिया से बहुत जगह, इंडिया से आपके गल्फ कंट्रीज में आलू सप्लाई होता है, आपको पता होना चाहिए। ये क्या है कि ग्लोबल मार्केट में इंडिया से आलू सबसे सस्ता मिल रहा था, मैंगो सप्लाई, फ्रूट सप्लाई होते थे। अभी कुछ साल पहले क्या था, पेस्टिसाइड ज्यादा के नाते वो फ्रूट्स नहीं लिए, तो फिर अपने इंडिया फिर उसको क्वालिटी मेंटेन करती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की कि हमारे वर्ल्ड मार्केट में हमारा प्रोडक्ट बिके, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बिके। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है इसमें, इसमें क्या क्या चीज मांगते हैं, नेम एंड डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस ऑफ मटेरियल्स टू बी परचेज, क्या क्या आपको परचेज करना है उसका डिटेल देना पड़ेगा। क्वांटिटी टू बी परचेज, क्या क्वांटिटी चाहिए होगा। पीरियड ऑफ डिलीवरी, कब तक चाहिए होगा, पीरियड ऑफ डिलीवरी कब तक चाहिए होगा। उसके बाद क्या है, अर्नेस्ट मनी टू बी डिपॉजिटेड, कितना आपको पैसा डिपॉजिट चाहिए होगा। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ परचेज, क्या अभी उसका टर्म्स कंडीशन क्या होगा परचेज का। डेट टाइम एंड प्लेस फॉर रिसीविंग एंड ओपनिंग ऑफ द टेंडर, कब ये टेंडर, प्लेस फॉर रिसीविंग एंड ओपनिंग ऑफ टेंडर, टेंडर सबसे ये डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ टेंडर का क्या होगा, वो सारी चीजें आपको ग्लोबल मार्केट के लिए चाहिए होती है। ठीक है, कहते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज परचेज ऑर्डर। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं भाई, आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया, आपको ठेका दे देते हैं, ठेका दिया, ठेका किस चीज का दिया, काम करने का ठेका दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि हाँ आप हमारा ये काम करके दोगे, दोगे, इतनी क्वालिटी का दोगे, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो ये क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड एज परचेज ऑर्डर और सप्लाई ऑर्डर आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स। सप्लायर के सिलेक्शन के बाद में आप परचेज ऑर्डर देते हैं, सप्लाई ऑर्डर देते हैं, उसी को आप क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, म्यूचुअल एग्रीमेंट इज डन बिटवीन द सप्लायर एंड द बायर, बायर सप्लायर के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, दिस एग्रीमेंट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बायर सप्लायर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है काम करने का और काम कराने का, सामान टाइम पे देने का, ये एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, ये एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, ये एग्रीमेंट क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, सप्लायर्स नेम एंड एड्रेस चाहिए, ऑर्डर नंबर, डेट एंड द रेफरेंस नंबर चाहिए, द डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस ऑफ द आइटम्स एंड क्वांटिटी ऑर्डर चाहिए, रेट एंड द अमाउंट चाहिए, मोड एंड डेट ऑफ डिलीवरी चाहिए, किस तरह से डिलीवरी होगी, किस डेट डिलीवरी चाहिए, वो सारी चीजें चाहिए। फिर क्या है, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे, वो भी चाहिए, मोड ऑफ पेमेंट, किस तरह से पैसा लेंगे, एंड दी टर्म्स ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट और टर्म्स ऑफ पेमेंट, एक बार में लोगे, दो बार में लोगे, तीन बार में लोगे, ये सारी चीजें उसमें डिटेल रहेंगी। सिग्नेचर ऑफ द ऑफिशियल अथॉरिटीज टू प्लेस ऑर्डर, ऑफिशियल अथॉरिटीज जो भी रहेंगी इसमें नियुक्त की रहेंगी, उनके द्वारा ही वो फाइनलाइज किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें आता है स्टोरेज। कैसे होता है स्टोरेज, द ड्रग आर स्टोर्ड इन अ ड्रग स्टोर मस्ट बी अरेंज्ड in such a way that they are easily traceable as and when required. For this purpose, following methods are used. अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, आप इसको दवा को स्टोर करते हैं, स्टोर करने का मतलब आपका स्टोर करने के बाद इसको सेल करोगे, डिपेंडिंग अपॉन जैसे आपको दवा है तो आपको पेशेंट जैसे मिले उसके हिसाब से आप उसको सेल करते हो। तो आपको स्टोर कैसे करना है, प्रॉपर्ली स्टोर करना है, खराब ना हो, उसका सेल्फ लाइफ मेंटेन रहे, और जब आपको जरूरत हो तो इजिली आप उसको निकाल सको, ऐसा ना कि छिपा कर रख दिया भूल गया कहाँ गया। ठीक है, ये सारी चीजें स्टोरेज में ध्यान रखनी है, स्टोरेज कंडीशन में। और कुछ मेथड्स हैं, कौन कौन से, अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर के हिसाब से रखना है कि एक रैक पतंजलि का
आयुर्वेदिक वाला हो गया, एक रैक गैलेक्सो स्मिथ का हो गया है, एक रैक आपका सिप्ला का हो गया। इस तरह से अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चर ये ज्यादातर होलसेल वालों का चलता है, क्योंकि उनके पास लिमिटेड रेंज है। अलग अलग कंपनीज के एक ज्यादातर एक ही तरह के, एक या दो कंपनी जाते हैं तो इनका तरफ से जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल एक्शन, किस प्रकार की दवा है, सर दर्द की है, पेट दर्द की है, बुखार की है? बीपी की है, ब्लड प्रेशर वाली, या फिर स्टोन की है। अलग अलग कैटेगरी वाइज, कैटेगरी कैसे कर रहा है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, कैसा उसका असर है बॉडी पे, उसके हिसाब से दवा के फार्माकोलॉजिकल एक्शन के हिसाब से उसको ग्रुप कर रहे हैं। ठीक है, अगला आपका आता है अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल में अल्फाबेट ए से सारी दवाएं क्या रहेगी, बी से दूसरे रैंक पर रहेगी, सी से दूसरे, ए टू जेड ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अल्फाबेटिकल। अब इसके बाद आपका आता है कोडिफिकेशन। कोई भी चीज आप रखते हैं अगर उसमें, कहाँ पे, कोई भी चीज आप अगर स्टोर में रखते हैं तो उसको कैसे आप इजिली आइडेंटिफाई करोगे, स्टोर करोगे, स्टोर करने में कैसे, इसमें कोडिंग करते हैं। कोडिंग से क्या होता है, आपको आइडेंटिफिकेशन आसान पड़ जाता है। ठीक है, अब कोडिंग कैसे होता है, कोडिंग ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ ड्रग स्टोर कोडिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ assigning of code, symbol or a number to a particular material for easy identification। ठीक है, कोडिंग से क्या होता है, कोडिफिकेशन से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कोई भी चीज, कोई भी आइटम। उसके बाद से क्या होता है कि आप कोडिंग के लिए सिंबल, नंबर है, इस तरह से आप कोडिंग के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, उससे आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपको क्या चीज कहाँ रखना है। ठीक है, अब इसमें क्या एडवांटेजेस ऑफ द कोडिफिकेशन है, एबिलिटी टू ability in description is avoided। ये होता है obligate in description is avoided, obligation खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है, the length is the length in description is minimized। इसको डिस्क्रिप्शन के लिए आराम हो जाता है, जिस कैसे आपको बताएंगे, बताने का तरीका आराम होगा, कि समझाने में, उठाने के रखने के लिए आपको खुद भी मेमोराइज करने में आसानी रहेगी। फिर क्या है, द कोड्स इंश्योर्स सिक्योरिटी ऑफ आइटम्स lying in the store। क्या है कि आपके जो भी स्टोर में सामान रखा है उसकी सीक्रेसी मेंटेन रहती है, कि आपने कौन सा आइटम कहाँ रखा है आपको पता है। मीन्स आपकी दुकान में कोई घुस जाए रैंडम तो आपको वो सामान निकाल नहीं सकता, क्यों, क्योंकि उसको खोलने में दिक्कत होगी। आपके यहाँ कौन सा सामान कैसे रखा है, किस जगह रखा है, वो आपको पता है, उसके हिसाब से आप इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्या आता है, इट प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन। क्या है कि एक सामान दो जगह नहीं आएगा, एक ही जगह रहेगा। ये आपका डुप्लीकेशन मीन्स ऐसा डुप्लीकेट दवा का नहीं, आपका जो भी आप रखे हो दवा वो एक ही जगह रहेगी, दूसरी जगह नहीं रखाएगी, ये आपका डुप्लीकेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इट स्टैंडर्डाइज द परचेजिंग एज वेल एज स्टोरेज। आपका जब प्रॉपरली स्टोर रहेगा तो आपको पता रहेगा कि आपका कौन सामान खत्म हो रहा है, कौन सामान है जो कम हो रहा है, उसको आपको ऑर्डर लगाना है। तो आपका परचेजिंग एज वेल एज स्टोरेज आपका रेगुलेट हो गया इससे। ठीक है, इसका क्या था, इट रिड्यूसेस द वेरिएबिलिटीज। वेरिएबिलिटी इसमें नहीं आती है, एरर्स नहीं आते हैं, कम आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें, इट मेक्स परचेजिंग, रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग, कंप्यूटराइजिंग, प्राइसिंग, कॉस्टिंग, लोकेशन, इंडेक्सिंग एंड इंस्पेक्शन इफेक्टिव। इफिशिएंट कर देता है इसको। कैसे
ये सारी चीजें अगर आपके कोडिंग आपकी प्रॉपर है, कोडिशन आपका कोडिफिकेशन आपका प्रॉपर है, तो क्या होगा कि आपकी परचेजिंग, रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग, कंप्यूटरिंग, कंप्यूटराइजिंग, प्राइसिंग, होस्टिंग लोकेशन, इंडेक्सिंग एंड इंस्पेक्शन, efficiency and results producing, क्या रहेगा आपका? प्रॉपरली आप हर चीज रखोगे तो आपका ओवरऑल क्या होता है कि आपका रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है, कि आपको टाइम कम लगा कोई चीज निकालने में, खोजने में, क्योंकि यू आर वेल प्रिपेयर्ड, यू आर नोइंग द इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर द ड्रग इज, अल्फाबेटिकल रखे, अल्फाबेटिकल ये सारी चीजें, ठीक है। इट एश्योर्स प्लान्ड एंड क्वालिटी प्रोडक्शन, ये प्लान वे में और क्वालिटी में प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है मेथड्स ऑफ कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन कैसे कैसे करते हैं? इसमें पहला है आपका अल्फाबेटिकली मेथड। अल्फाबेटिकल मेथड से कैसे करते हैं? लेटर कोड डालते हैं। अब इसमें क्या है? इन दिस सिस्टम लेटर्स आर चूजन टू रिप्रेजेंट पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन। कैसे करते हैं? अल्फाबेट कंसिस्ट ऑफ 26 लेटर, 26 लेटर है ए टू जेड में। फिर क्या है? सो ईच पोजीशन इज द कोड हैज 26 पॉसिबल लेटर्स, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं? दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन स्टोर कंटेन्स few items. Example: T represents tablet, C represents capsule. This method is simple, but if lacks flexibility and expansion. ये स्मॉल फ्यू आइटम्स के लिए सही है। अल्फाबेटिकली आप रखोगे, आपको पता है कि कोई नाम कोई बोला है, वो आपको टैबलेट, कैप्सूल, ये सारी आपको पता है कि टैबलेट कहाँ रखते हैं, कैप्सूल कहाँ रखते हैं, ठीक। अब इसमें जो अगला आता है उसको बोलते हैं निमोनिक मेथड। ये बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। निमोनिक मिक्स टाइप का है। मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट material cannot be identified without making reference to code index. अब इसमें क्या है? निमोनिक है तो ठीक, लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको एक कोड की लिस्ट बनानी पड़ेगी कि किस कोड का क्या मतलब है। मीन सबका जो शॉर्ट फॉर्म है उसका एब्रिविएशन दिए हैं, उसका एक आपको फुल फॉर्म देना पड़ेगा। जैसे एटी लिखा है तो एटी मीन्स क्या होता है? एटी रिप्रेजेंट एस्पिरिन टैबलेट, ठीक है। अब कहीं पे दिया है एटीपी, तो हमको क्या पता है? एटीपी, एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लेकिन यहाँ एटीपी वो नहीं है। यहाँ क्या है? एटीपी रिप्रेजेंट्स एस्पिरिन टैबलेट ऑफ पैरासिटामोल। मींस एस्पिरिन में पैरासिटामोल मिला के है, उसका क्या नाम हो गया? एस्पिरिन टैबलेट ऑफ पैरासिटामोल, ठीक है। ये आपका निमोनिक हो गया। इसमें क्या है कि आपको कोडिंग पता है तो कर सकते हो, नहीं पता है तो नहीं कर सकते, दिक्कत आएगी, भूल जाता है या आपको उतना मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। अगला आपका आता है न्यूमेरिकल मेथड, सीक्वेंस मेथड। अब कैसे? इसमें क्या है कि न्यूमेरिकल मतलब नंबर कोडिंग देते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड separate number are given to different classifications of store items. This involves use of following method. इसको कोडिंग मेथड का जो न्यूमेरिकल नंबर है, न्यूमेरिकल मेथड जो है उसमें दो है। ये क्या करता है? इसमें डेसिमल मेथड है और एक ब्लॉक मेथड है। जैसे आपको पता है कि शूज में आप देखोगे, शूज में ज्यादातर आप देखोगे कि नंबरिंग दिया रहता है, ठीक है। नंबरिंग दिया रहेगा कि आप कहोगे कि मॉडल में नंबर दिया रहता है, तो उससे क्या आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये 110 वाला ले आओ, 111 वाला ले आओ, 112 वाला ले आओ। तो उससे क्या है कि न्यूमेरिकल डेसिमल कोडिंग। अच्छा, ये न्यूमेरिकल था, बट डेसिमल कोडिंग क्या है? इसके लिए भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे इन दिस सिस्टम नंबर आर गिवन इन सच अ वे दैट ईच डिजिट रिप्रेजेंट सब ग्रुप और प्रीवियस ग्रुप। क्या होता है? एग्जांपल, कोड नंबर
16.1, 16.11, 16.111, ठीक है। कैसे हो रहा है? आर असाइंड टू 3 डिफरेंट टैबलेट्स। कौन कौन से 3 डिफरेंट टैबलेट्स है? वो है बिलोंगिंग एनाल्जेसिक्स ग्रुप। अब 16.1 क्या है? रिप्रेजेंट टैबलेट एस्पिरिन। 16.11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टैबलेट डिस्प्रिन। 16.111 क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट टैबलेट पैरासिटामोल। ये अलग अलग टैबलेट्स है जो कि 16 में दर्द के लिए एनाल्जेसिक हो गए, ठीक है। अब ये अलग अलग ड्रग का कोड है। 1.1 किसका है? एनाल्जिन का है। 16.11 किसका है? टैबलेट डिस्प्रिन का है। 16.111 टैबलेट पैरासिटामोल का है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ब्लॉक सिस्टम। इसमें क्या है? इसमें डिस्मिल नहीं है, करेक्ट पूरा सीधे नंबर दिया हुआ है। इन दिस मेथड नंबर आर रिजर्व फॉर स्पेसिफाइड क्लासिफिकेशन। एग्जांपल क्या है? 101 से 300, ठीक है। 101 से 300 और क्या हो रहा है इसमें? रिजर्व फॉर टैबलेट, ठीक है। 101 से 300 तक टैबलेट का, 301 से 500 तक किसका है? कैप्सूल का है। तो अलग अलग साइज रेंज बना उसमें कोडिंग कर दिया ब्लॉक में कि 101 से 300 तक टैबलेट है, 301 से 500 तक कैप्सूल है, फिर 501 से अगला 700 तक है। इस तरह से आपका क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर आपका इसमें आता है अगला पार्ट, वो है कॉम्बिनेशन मेथड। अब कॉम्बिनेशन मेथड में क्या होता है? इन दिस मेथड बोथ न्यूमोनिक एंड न्यूमेरिकल दोनों को मर्ज करते हैं मेथड में, कंबाइंड टू गिव कोड टू डिफरेंट आइटम। जैसे कोड 8300 रिप्रेजेंट्स एस्पिरिन टैबलेट 300 मिलीग्राम and 8301 is allotted to aspirin tablet 600 मिलीग्राम। इस तरह से कम्युनिकेशन। अब इसके बाद में हम आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।